Hello everyone, my name is Jeet and I'm a SEBI registered analyst and welcome to the investment school. आज हम कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के बारे में जानेंगे, इन डेप्थ समझेंगे कि कैश फ्लो का रियल मीनिंग क्या है, हाउ यू हैव टू लुक टुवर्ड्स द कैश फ्लो, व्हाट शुड बी योर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स द कैश फ्लो स्टेटमेंट्स एंड ये जनरली जो बेस हम लोगों ने सीख के रखा है ना, अकाउंटेंसी है, कैश ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, इट्स करेक्ट। बट कहीं ना कहीं अगर इसको प्रैक्टिकली देखा जाए तो एक अलग मीनिंग यहाँ पर सामने आता है कैश फ्लो के बारे में। एंड जितने भी लोग यहाँ पर जो अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं, चाहे वो कॉलेज में हो, स्कूल लेवल में हो, एंड जितने भी यहाँ पर इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस एनालिसिस करते हैं, एंड जितने भी लोग हैं, ये वीडियो आज उनके लिए है। एंड इट्स अ वेरी कंसेप्चुअल एंड वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ईच एंड एवरी वन। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन को देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का जो फॉर्मेट है वो सामने खुला हुआ है। लेकिन इससे पहले हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि कितने टाइप के एक्टिविटीज़ होते हैं एंड हाउ इट इज़ लिंक बिटवीन ईच अदर। सो सबसे पहले अगर आपको याद होगा, तो देर आर थ्री टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ इन अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहला, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ये मैं फॉर्मेट वाइज बता रहा हूँ, बट इसकी रियलिटी मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद कुछ अलग ही बताऊंगा कि हाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड ऑफ द बिजनेस कौन सा एक्टिविटी का परफॉर्मेंस पहले आता है। द सेकेंड वन इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड द थर्ड वन इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। एंड इससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, मेरे हैंडराइटिंग को कृपया करके इग्नोर कीजिएगा क्योंकि ये थोड़ी सी खराब है। ठीक है। सो अगर आज ये हम तीन एक्टिविटीज़ के बारे में अच्छे से समझे तो आपको एक ही चीज़ समझ में आएगा कि बिजनेस के सारे एक पर्टिकुलर पार्ट में या एक टाइम पीरियड में इस तीनों एक्टिविटीज़ कहीं ना कहीं अपना एक रोल निभाती है। ठीक है। बट इन तीनों को लिंक कैसे करें? सोचो कि आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, ओके, या स्टार्टिंग अ बिजनेस, एंड आपका पहला स्टेप क्या होता है जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो? यू रेस कैपिटल। यू रेस कैपिटल। अब आप कैपिटल कैसे रेस करोगे? आपके पास दो ही तरीके हैं, या तो आप डेट से उठाओगे या तो आप इक्विटी से उठाओगे। इनको नहीं पता डेट एंड इक्विटी क्या है। डेट मतलब आप मार्केट से या कोई इन्वेस्टर से लोन ले रहे हो एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट में। ठीक है। फिक्स्ड इंटरेस्ट में ले रहे हो। एंड इक्विटी मीन्स यू आर गिविंग एन ओनरशिप ऑफ योर कंपनी, मतलब अपनी कंपनी का हिस्सा ले रहे हो एंड देन यू आर रेजिंग द कैपिटल फ्रॉम दैट ओनरशिप। ये दो ही तरीके हैं कैपिटल उठाने के। अब आप बिजनेस की शुरुआत कर रहे हो, यू आर रेजिंग द कैपिटल। इट मीन्स दैट कि अब जितने भी ट्रांजैक्शन, यानी कि अगर आप डेट से पैसा उठाओगे तो आपके पास कैश आएगा, इक्विटी से उठाओगे तो भी कैश आएगा। यू हैव टू रिकॉर्ड इट इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब आप कैश फ्लो के कौन से हिस्से में जाकर आप इसे रिकॉर्ड करोगे? कैश फ्लो के कौन से हिस्से में जाकर रिकॉर्ड करोगे? यू विल जस्ट रिकॉर्ड इट इन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। देखो, प्रोसीड्स फ्रॉम द इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। इक्विटी शेयर्स मतलब आपने शेयर्स किसी को दिए हैं, चाहे प्रेफरेंस हो या इक्विटी हो। एंड इश्यू ऑफ डिबेंचर्स मतलब कि जब आप डेट से पैसा उठा रहे हो तो बॉन्ड या फिर डिबेंचर्स आप उनको उन पैसे के बिहाफ पर दे रहे हो। ठीक है। ये सारे ट्रांजेक्शन है ना, फिनेंसिंग एक्टिविटी से ही स्टार्ट हो जाते हैं। एक बिजनेस का रोल जो पहले सबसे पहला स्टेप होता है ना, वो आपको फिनेंसिंग एक्टिविटी में देखने को मिलता है। ओके। दूसरा, अगर आप समझो, अब एक कंपनी के पास पैसा आ गया। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी के पास अब दो तरीके से कैपिटल रेज कर रहे हैं। मान लो अ कंपनी एबीसी लिमिटेड, जो हम जनरल एग्जांपल लेते हैं हर बार, उन्होंने डेट से 1 करोड़ रुपए उठाया एंड इक्विटी से 2 करोड़ रुपए उठाए। इट मीन्स दैट कि अब कंपनी के पास 3 करोड़ कैश आ चुका है। ओके। अब यहां पर जो 1 करोड़ एंड 2 करोड़ है वो तो यहां पर रिकॉर्ड हो जाएंगे, नॉट एन इशू। अब ये 1 करोड़ एंड 2 करोड़ का वो क्या करेंगे? दो ही रास्ते। या तो वो कंपनी सबसे पहले बिजनेस चलाने के लिए, अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, इट इज अ शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जूते बनाती है। ठीक है। तो वो सबसे पहले इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्टिंग इन परचेजिंग ऑफ प्लांट्स। ठीक है। प्लांट एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे, फिर मशीनरीज खरीदेंगे। अब मशीनरीज खरीद लिया। अब ये सारे जो ट्रांजेक्शन है ये कहाँ पर आते हैं? अगर आप गौर करो तो ये आते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये आप देख रहे हो, ये तो सेल वाला पार्ट है। ये देखो नीचे देखो, परचेज ऑफ नॉन कैश एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर्स, कोई भी टाइप का जो एसेट खरीद रहे कंपनी फॉर रनिंग इट्स बिजनेस, वो सारे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आ रहे हैं। इसका रीजन ये है कि कंपनी ने को तो अब पैसा आ गया, 3 करोड़ रुपए आ गए, अब उसे पैसे इन्फ्यूज करना है इन इट्स बिजनेस। क्योंकि अब पैसे जो लिए उसको अगर अपने इन्वेस्ट नहीं करेंगे, एसेट्स नहीं लेंगे, तो हाउ दे विल मेक मनी?
एसेट्स बहुत ज़रूरी है। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग फर्म हो, उसको जूते बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स चाहिए, ठीक है? जूते बनाने के लिए मशीनरी चाहिए, लैंड एंड बिल्डिंग चाहिए फॉर गेटिंग दैट स्पेस। सो कहीं न कहीं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का रोल अब यहाँ पर सामने आपको देखने को मिल जाता है। अब कुछ पैसे जो परचेज़ ऑफ नॉन करेंट एसेट, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, इसमें से आप गेस कीजिए कि 50 लाख रुपीज़ का ये सारा कुछ आ गया। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 करोड़ का कैपिटल था, एज़ वी डिस्कस्ड, एंड इसमें से 50 लाख रुपए चले गए आपका एसेट्स में। एसेट इन्वेस्टमेंट लिख देते हैं, ठीक है? अब बचा कितना? 2.5 सीआर बचा। अब कंपनी ये 2.5 सीआर का क्या करेगी? अब ये 2.5 सीआर का कंपनी क्या करती है ना, अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में भी यूज़ करती है, ठीक है? किसमें यूज़ करती है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। अब कोई भी कंपनी अपने बिज़नेस को चलाने के लिए उसको एक सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है वर्किंग कैपिटल बोलते हैं जिसको हम लोग। वर्किंग कैपिटल तो पता होगा ना, वर्किंग कैपिटल का मतलब ये हो गया कि एवरी डे, डे टू डे बिज़नेस ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए, बिज़नेस को कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड रखने के लिए, बिज़नेस को कैश की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? अगर उसके पास हार्डकोर पैसा नहीं होगा, तो बिज़नेस डे टू डे रन नहीं करेगी। कोई भी बिज़नेस अगर हार्डकोर वर्किंग कैपिटल रखता है एंड ईयर ऑन ईयर वो इंक्रीज़ हो रहा है, इट मीन्स दैट कि कंपनी भले ही लॉस में चले जाए पर बंद नहीं होगी, अगर उसके पास वर्किंग कैपिटल हमेशा रहेगा, ओके? तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला तो हम सब जानते हैं, व्हाट इज़ इट? इट इज़ करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, ठीक है? अब आप ये चीज समझना कि अब ऑपरेशन एक्टिविटीज तो आप समझ ही रहे हो, ऑपरेशनल एक्टिविटीज क्या हो गई एक बिजनेस की। फॉर एग्जांपल एक जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे, शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो उस जो बिजनेस है उनका मेन ऑपरेशंस क्या हो गया? बिजनेस ऑपरेशन मतलब डे टू डे काम, जूता मैन्युफैक्चर करना, ओके? जूता मैन्युफैक्चर उनका ऑपरेशनल एक्टिविटीज है। तो उससे रिलेटेड कोई भी चीजें जो रिकॉर्ड होंगी वो ऑपरेशनल एक्टिविटीज में रिकॉर्ड होंगी, ठीक है? अब 2.5 करोड़ रुपए में से अब कंपनी बोलता है मैं 1 करोड़ रुपए को इन्वेस्ट करूंगा इन अदर कंपनीज, इन अदर कंपनीज। क्यों नहीं कर सकता? कोई कंपनी जो है वो दूसरे कंपनी में भी तो पैसा इन्फ्यूज कर सकता है ना अपना, है कि नहीं? सो 1 करोड़ रुपए वो इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये 1 करोड़ जो कैश वो निकाल के कहीं इन्वेस्ट कर रहा है, वो कहाँ पे आएगा? परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट वाले पार्ट में आएगा। एज यू कैन सी, यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट वो खरीद रहा है। अब यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आ जाता है, लिंकिंग बिटवीन द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फिनेंसिंग एक्टिविटी। अब इन दोनों का लिंकेज समझना। दो कंपनी है, ओके? दो कंपनी है, एक एबीसी लिमिटेड एंड अदर वन इज एक्सवाईजी लिमिटेड। ये दो कंपनीज है, ठीक है? अब आपको सुनने में मिलता है कि एबीसी लिमिटेड रेज्ड ₹1 करोड़ फ्रॉम एक्सवाईजी लिमिटेड थ्रू इक्विटी शेयर्स में, यानी कि एबीसी लिमिटेड 1 करोड़ रुपए एक्सवाईसी लिमिटेड से ली और बदले में अपना शेयर्स दे दी, यानी कि ओनरशिप दे दिया। अब आप ये समझना, एबीसी लिमिटेड का कैश फ्लो एंड एक्सवाईजी लिमिटेड का कैश फ्लो दोनों अलग अलग कैश फ्लोज रहेंगे। अब एबीसी लिमिटेड के केस में क्या हो रहा है? उसने पैसा लिया, इट मीन्स दैट उसने अपने बिजनेस के लिए फाइनेंसेस लेके आया बाय गिविंग द इक्विटी शेयर्स। इट मीन्स दैट एबीसी लिमिटेड के कैश फ्लो में, एबीसी लिमिटेड के कैश फ्लो में ये कहां देखने को मिलेगा आपको? फिनेंसिंग एक्टिविटी में मिलेगा ये 1 करोड़ जो रेस किया। बट देयर इज अ बिग बट, एक्सवाईजी लिमिटेड के कैश फ्लो में आपको ये कहां देखने को मिलेगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, ओके? क्योंकि एक्सवाईजी लिमिटेड इज इन्वेस्टिंग इन एबीसी लिमिटेड, ठीक है? एक्सवाईजी लिमिटेड के लिए इन्वेस्टमेंट है, बट एबीसी लिमिटेड के लिए क्या है? ये फिनेंसिंग है फॉर रनिंग इट्स बिजनेस। सो आई होप यहां तक आप सबको क्लियर है। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एक अलग कंसेप्ट की तरफ। मेरा सवाल आप ये समझना, कमेंट में ही बताना मुझे। हम लोग कभी भी कैश फ्लो करते हैं ना, सबसे बड़ा कंफ्यूजन हमारा यही आता है। 1 मिनट। सो इफ आई टॉक अबाउट, हमारा सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये आता है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को अगर हम लोग देखें अच्छे से, आप देख पा रहे हो? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में एक चीज देखना, हम लोग कुछ आइटम्स को ऐड करते हैं जब हम लोग नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स को इसमें यूटिलाइज करते हैं। बट वाई वी डू इट? एनीवन नोज? कोई तो जानता होगा कि हम लोग क्यों करते हैं? जरा सोचना इसको। इसका रीजन सबसे बड़ा क्या है पता है? हम लोग पीएनएल स्टेटमेंट को नहीं समझते, इसलिए हम लोग इसका कंसेप्ट नहीं समझते। सबसे पहले मैं आपको पीएनएल स्टेटमेंट का कंसेप्ट समझाता हूँ, आप समझना।
सबसे पहला जो सुप्रीम्स होता है, सुप्रीम जो होता है एकदम, जो सुप्रीम फिगर होता है पीएनएल स्टेटमेंट में, दैट इज सेल्स। सेल्स का फिगर जो अमाउंट होता है सबसे बड़ा होता है। ठीक है। अब सेल्स के बाद अब आप ये समझना कि फॉर एग्जांपल दिस इज अ मोबाइल फोन। ओके, ये मोबाइल फोन को मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। कोई भी कंपनी अगर ये मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, ये मोबाइल फोन को मैन्युफैक्चर करने के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरत पड़ेगी आपको? सबसे पहले रॉ मटेरियल जरूरत पड़ेगी आपको। उसके बाद आपको लेबर कॉस्ट देना पड़ेगा इसको बनाने के लिए। तो आप ये समझिए, अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कोई जो जो कॉस्ट डायरेक्टली लगता है ना ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो सेल्स में से सबसे पहले माइनस क्या होता है पता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कोई भी बिजनेस ऑपरेशन, कोई फाइनेंस कंपनी है तो उसका बिजनेस ऑपरेशन क्या है? इंटरेस्ट में पैसे वो रेज करता है, तो उसके लिए एक्सपेंसेस क्या हो गया? इंटरेस्ट। आप कोई भी फाइनेंस कंपनी के बैलेंस शीट जाकर पीएनएल स्टेटमेंट को जाकर देखना, सबसे पहले सेल्स से उनका इंटरेस्ट कॉस्ट माइनस होता है। ठीक है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को अगर आप इसमें से माइनस करोगे तब आपका निकल के आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट जब आता है ना, इट मीन्स दैट कि आपका फोन बन के रेडी हो गया। ठीक है, ये फोन को बनाने का जो खर्चा है वो हम लोगों ने सेल से निकाल दिया, फोन बन के रेडी हो गया। अब ये फोन को जब हम लोगों ने मैन्युफैक्चर कर लिया, अब इसको बेचना भी है हमें, क्योंकि ऐसे तो पड़ा रहेगा नहीं। तो ये फोन को जब हम लोग बेचेंगे, सो फोन को जब बेचेंगे तो हमारा कुछ और भी कॉस्ट आएगा आफ्टर मेकिंग दी फोन। ठीक है। अब फोन को बेच दिए तो सबसे पहला कॉस्ट इसकी मार्केटिंग करना। ठीक है, ऑफिस वालों को, सेल्समैन को सैलरीज देना। ओके, तो ये सारी चीजें कहां पर आएंगी? सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के अंदर। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट से हम सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को लेस कर देंगे। गॉट इट? अब इसमें से जो हमारा बच के आएगा दैट विल बी नोन एज ग्रॉस प्रॉफिट। बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि ये कंसेप्ट थोड़ा अलग है एंड हम लोगों को डायरेक्टली ग्रॉस प्रॉफिट निकालने को बोल दिया गया। बट हम कभी भी एज एन इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से समझते हैं, कोई भी आप बिजनेस में देखोगे ना, ये सारी चीजें अलग अलग कैलकुलेट की जाती है। क्योंकि दिक्कत क्या होती है ना, अगर हमें कहीं पे भी कॉस्ट रिड्यूस करना है, लेकिन किस जगह करना है? क्या हमें अपने लेबर कॉस्ट को या फिर रॉ मटेरियल कॉस्ट को कम करना है, या हमें सेलिंग के कॉस्ट को या मार्केटिंग कॉस्ट को कम करना है? ये समझने के लिए ना इसका कैलकुलेशन अलग अलग से किया जाता है। सो ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग दूसरे शब्दों में एबिटा भी बोलते हैं। आई नो हम लोगों ने ये बहुत बार सुना होगा, व्हाट इज एबिटा? एबिटा मीन्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन। अब यहाँ पर हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट एंड एबिटा हम लोगों ने निकाल लिया। अब हम लोग क्या माइनस करेंगे? ये जो फिगर देख रहे हो यहाँ से लास्ट से आप एक एक आइटम हटाना स्टार्ट करोगे। सबसे पहले यू विल रिड्यूस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब कि कोई भी एसेट का वैल्यू जब गिर जाता है तो उसे हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो डेप्रिसिएशन यहाँ पर हम माइनस करेंगे, दूसरा एमोटाइजेशन माइनस करेंगे। ये दो एक्सपेंसेस को हम लोग माइनस करेंगे, बट जनरली आपको एमोटाइजेशन उतना देखने को मिलेगा नहीं रियल में। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने ये जो चीज़ माइनस किया एंड व्हाट वी गॉट एबिट। हम लोगों को एबिट सामने दिखा। अब यहाँ पर ये सब चीज़ निकालने के बाद हमारे पास और भी कुछ एक्सपेंसेस हैं जो हम माइनस करते हैं। इसके बाद हम लोग माइनस करते हैं इंटरेस्ट कॉस्ट को। अब इंटरेस्ट कॉस्ट क्या हो गया? मैंने स्टार्टिंग में बताया था कंपनी दो तरीके से पैसे उठाती है, या तो डेट से या तो पर्टिकुलर अपने शेयर्स को बेचकर। अगर वो डेट से पैसा उठा रही है, इट मीन्स कि उसको अब ब्याज देना पड़ेगा, उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो वो भी एक टाइप का कॉस्ट है जो हर साल उसे बियर करना है। तो हम एबिट से आई वाला पार्ट को हटाएंगे। तो इंटरेस्ट को हटाया हम लोगों ने, तो बच के क्या आया हमारे पास? ईबीटी या नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है। अब यहां से हम अगर टैक्स को माइनस कर देंगे तब हमारे पास नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा, बहुत ही इजी कंसेप्ट है। ठीक है, इसको बहुत कोर अच्छे तरीके से अगर हम लोग समझ जाएंगे ना, तो हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएगी। अब इसको सिखाने का मोटिव क्या था मेरा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को अगर हम लोग ढंग से देखें, अब ये वाला पार्ट पे फोकस करना। ठीक है, कभी भी ये वाला जो पार्ट होता है ना, हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, यानी कि ये वाला पार्ट, हम लोग यहाँ पर ये वाला पार्ट लिखते हैं। ठीक है। अब हमें यहाँ पर निकालना क्या है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, है कि नहीं? अब नेट प्रॉफिट, अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो जानने के लिए नेट प्रॉफिट अगर यहां पर दिया हुआ है, इट मीन्स कि मुझे वापस से ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तरफ बढ़ना है कि नहीं? वर्किंग कैपिटल की तरफ बढ़ना है। इट मीन्स दैट वी हैव टू मूव बैकवर्ड्स। यहां से वापस मुझे पीछे जाना है, वी हैव टू गो बैकवर्ड्स, है कि नहीं? तो यहां पर जितने सारे एक्सपेंसेस
डेप्रिसिएशन, एमोटाइजेशन, इंटरेस्ट, ये सारे एक्सपेंसेस को हम लोग इसीलिए वापस से यहाँ पर ऐड बैक कर देते हैं। करते हैं ना, डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, गुडविल एमोटाइजेशन, जो भी है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, मतलब ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। प्रीमियम पेबल एंड जितने भी इनकम, ये सारे अदर इनकम में आते हैं ना, अदर इनकम का भी पार्ट होता है ना सेल्स में, सेल्स प्लस अदर इनकम। तो यहाँ पर अदर इनकम को भी प्लस कर देते हैं हम लोग, डिडक्ट कर देते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रिवर्स जा रहे हैं ना, तो वी हैव टू ऐड बैक द एक्सपेंसेस एंड डिडक्ट ऑल द इनकम। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आइटम्स, ये जितने भी सारे अदर इनकम वाले पार्ट है, सबको हम लोग वापस से माइनस कर देंगे। एंड इसके बाद हम लोग कहाँ पहुँचते हैं, वेयर वी कम्स वर्किंग कैपिटल बिफोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट चेंजेस। एंड यहाँ पर अगर आप पूरा कंसेप्ट समझें, तो कहीं ना कहीं आप ये समझना कि यही सबसे बड़ा और सबसे बिगेस्ट लॉजिक है कि हम ये सारी चीज़ों को ऐड क्यों करते हैं। अब यहाँ पर एक एक आइटम्स को याद करने से अच्छा आप ये लॉजिक ही याद कर लो, तो कभी भी ये सारे कोई भी आइटम्स आएंगे या कुछ भी आएंगे, यू डोंट हैव टू मग अप द फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो। क्योंकि अकाउंटेंसी में क्या है ना, आप एक भी चीज़ अगर आप भूल जाओ, जब आप मगअप करते हो चीज़ों को, आप कोई भी एक चीज़ भूल जाओ, आपका पूरा सम्स रॉन्ग हो जाएगा, आपका पूरा कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। सो आप कंसेप्चुअली, अगर आपका कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर है, यू नो द लॉजिक, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओके, सो अगर हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को अच्छे से समझे और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ को समझे एंड फिनेंशिंग एक्टिविटीज़ को अच्छे से समझे, तो एक चीज़ याद रखना हमेशा, कोई भी एज एन इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव में बता रहा हूँ आपको, इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव आप ये समझना, कुछ एलिमेंट्स का याद रखना हमेशा कैश फ्लो को देखते हुए। पहला, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ जो पार्ट है, अगर कोई कंपनी ग्रोथ फेज में है, ठीक है, इफ इट इज इन अ ग्रोथ फेज, मतलब कि ग्रो कर रहा है, कंटिन्यूअस ग्रोथ करना है उसको, कितनी ग्रोथ बची है, इट मीन्स दैट कि उसका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज नेगेटिव होना चाहिए। एंड अगर वो ऑलरेडी एक मैच्योर्ड कंपनी है, क्योंकि हर एक बिजनेस का एक स्टेज साइकिल होता है, ग्रोथ फेज आता है, एक मैच्योर्ड फेज आता है, मैच्योर्ड फेज की वो बिजनेस अपने पीक पे होता है। ओके, अब कोई एक्सपेंशन का जगह भी नहीं बचता उन सारे बिजनेस में, तो वहाँ पर इनका जो अगर मैं मैच्योर्ड कंपनीज की बात करूँ, तो यहाँ पर इनका कैश फ्लो होना चाहिए फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इट शुड बी पॉजिटिव। इसका सबसे बड़ा रीजन है, कोई भी ग्रोथ कंपनी अगर कंटिन्यूअसली इन्वेस्ट कर रही है, तभी तो उसका कैश फ्लो नेगेटिव जाएगा ना। कैश आउट हो रहा है, इट मीन्स दैट दे आर बाइंग मोर इक्विपमेंट्स, दे आर एक्सपेंडिंग, वो अपने और प्लांट्स को खोल रहा है, अपने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को बढ़ा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप ये समझो कि कोई भी ग्रोथ फेज कंपनीज है, उनके लिए कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज अगर नेगेटिव हो एंड वो हर साल वो बढ़ रहा है, इट मीन्स दैट द कंपनी इज ट्राइंग टू ग्रो, वो अपना बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉर इन्वेस्टमेंट, वो जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनका रिटर्न उनको इन फ्यूचर मिलेगा। एंड अगर कोई मैच्योर्ड कंपनीज है, कोई नॉन एक्सपैंडेबल कंपनी है, कि आप एक्सपैंड करने के लिए कोई जगह ही नहीं बचा, बहुत एक्सपैंड कर लिया, ठीक है, ये कंपनीज जैसे HDFC बैंक, एशियन पेंट्स, इतना एक्सपैंड हो गया तो ग्रोथ में ज़्यादा बचा नहीं है कुछ। तो ये सारी कंपनीज में आप एक चीज़ समझना कि मैच्योर्ड कंपनीज में हमेशा कैश फ्लो पॉजिटिव ही रहना बेटर है। इट मीन्स दैट कि कंपनी को जितना खर्चा करना था अपने बिजनेस पे, उन लोगों ने कर लिया, नाउ इट्स टाइम टू गेट रिटर्न्स ऑफ दैट बिजनेस। अब जितना इन्वेस्टमेंट पहले किया था, उसके रिटर्न्स को वो कंपनी इंजॉय करे, जब रिटर्न्स आएंगे कंपनी के पास, तो उनका कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बूस्टअप होगा। ओके, आई होप ये कंसेप्ट आप सबको क्लियर है। एंड ये कैश फ्लो का एक अलग पर्सपेक्टिव मेरे दिमाग में था, जो मैं काफ़ी दिनों से आप लोगों को बताना चाहता था। एंड सॉरी फॉर अपलोडिंग अ वीडियो वेरी लेट ड्यू टू पर्सनल रीजंस। एंड रेगुलरली अब वीडियोस आते रहेंगे रिगार्डिंग द इन्वेस्टर्स, रिगार्डिंग ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ अकाउंट्स। ये एक जो चैनल हम लोगों ने बनाया, वी विल बी ट्राइंग टू मेक गुड वीडियोज़, एंड एक अलग पर्सपेक्टिव लेके आऊँगा, वो सारी चीज़ें नहीं लेके आऊँगा जो ऑलरेडी आप लोगों को पता है, प्रेजेंटेड है। वी विल नॉट मेक दोज थिंग्स। एंड अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ जो मार्केट में प्रेजेंट है। एंड एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और क्या चाहिए मुझे। ओके, एंड कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।